दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आयोग। प्रमुख जो भारतीय राष्ट्रीय आयोग है उसके संदर्भ में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। यानी प्रमुख जो भारतीय आयोग कौन से यानी आयोगों के प्रकार, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, राष्ट्रीय आयोग, और उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, अगर हम बात करें आयोगों की, प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आयोगों की बात करें तो राष्ट्रीय आयोगों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऑल ओवर देखें तो हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो ऐसे आयोग जिनको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आयोग, एक आयोग वो होते हैं मान लो कि एक तो ऐसे आयोग जिनको गैर संवैधानिक कहा जाता है और एक ऐसे आयोग जिनको संवैधानिक आयोग कहा जाता है। यानी संवैधानिक और गैर संवैधानिक 2 प्रकार के आयोग होते हैं। अब इसमें देखो, संवैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जिसका भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में, अनुच्छेद में, अनुसूची में उल्लेख दिया गया। वे आयोग जिनका संविधान के किसी भाग में, किसी अनुसूची में किसी का उल्लेख हो, ऐसे आयोग क्या कहलाते हैं? संवैधानिक आयोग। मैं एक चीज बात करूं तो मैं जैसे आयोगों की बात करूं तो एक तो आयोग होते हैं जिसको हम बोलेंगे संवैधानिक आयोग, एक होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग, इसको अगर हम बात करें तो इसमें एक तो होते हैं सांविधिक आयोग और एक इसमें होते हैं कार्यपालिका आदेश से गठित आयोग। ठीक है, एक तो होते हैं सांविधिक। सांविधि में एक शब्द निकल के आ रहा है, कौन सा? विधि। यानी संसद क्या करती है? विधि निर्मित करके किसी आयोग की स्थापना करती है, गठन करती है, तो वो क्या हो गया? सांविधिक हो गया। अधिनियम के माध्यम से गठित किए जाते हैं, अधिनियम के माध्यम से किए जाते हैं, वो भी सांविधिक में आते हैं। ठीक है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, महिला आयोग है, ये अधिनियम बनाकर या विधि निर्मित करके इनको गठित किया गया। कार्यपालिका आदेश से गठित आयोग, कार्यपालिका आदेश से हम बात करें, योजना आयोग है, नीति आयोग है, इस प्रकार के आयोग है, किस में आते हैं? कार्यपालिका के आदेश से गठित आयोग होते हैं। ये मंत्रिमंडल क्या करता है? एक आदेश निकालता है और उसी आदेश के तहत इनकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो ये मोस्टली आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, दूसरी बात से मैं बात करूं तो यहां से पॉइंट देखना आपको, कौन से पॉइंट और कौन से मुख्य बातों पर ध्यान देना। एक प्रकार का आयोग जिसको बोलेंगे संवैधानिक आयोग। ये वो आयोग होते हैं जो संविधान में बाद में ऐड किए गए, यानी संविधान बनने के बाद में जिनका गठन किया गया, जिनको शामिल किया गया, संसद संशोधन करके शामिल किया गया, इस प्रकार के आयोग होते हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, तो जाति अनुसूचित जनजाति आयोग है, वो भी संवैधानिक आयोग में आता है। ठीक है, देखो इसमें संवैधानिक आयोग कौन से? एक तो आ जाएगा इसमें यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आयोग हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। देखो यूपीएससी की हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किसका उल्लेख है? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख दिया गया। दूसरा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसका उल्लेख मिलेगा आपको? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का मिलेगा उल्लेख। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किसका उल्लेख है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी यानी केग कहा जाता है, केग का उल्लेख इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात से बात करें तो राष्ट्रीय एससी यानी राष्ट्रीय एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, तीनों अलग अलग आयोग है और इनका तीनों का उल्लेख कहां मिलेगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 338, जिसमें एससी का उल्लेख है, एससी आयोग का उल्लेख है, 338 ए जिसमें एसटी आयोग का उल्लेख है, और 338 बी उसमें किसका उल्लेख मिलेगा?
उसमें मिलेगा ओबीसी आयोग का उल्लेख मिलेगा। तीनों आयोग है, तीनों अलग अलग याद रखना अनुच्छेद में। 338 में मिलेगा किसका उल्लेख, अनुसूचित यानी जाति, 338 ए में अनुसूचित जनजाति और 338 बी में अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी याद रख सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका उल्लेख ये किस प्रकार के। अच्छा, वित्त आयोग की जहां से मैं बात करूं तो वित्त आयोग का उल्लेख अपने को कहां मिलेगा, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 280, जिसमें किसका उल्लेख है, वित्त आयोग। और कौन सा वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख इसमें दिया हुआ है, केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख इसमें उल्लेखित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सांविधिक आयोग, ऐसे आयोग जिनको विधि निर्मित करके गठित किया है, ऐसे आयोग जिनको विधि निर्मित करके गठित किया गया, यानी संसद ने कानून बनाया और कानून बनाकर आयोगों का गठन किया जाता है, तो ऐसे आयोग किसमें आते हैं, सांविधिक आयोगों में इनको शामिल किया गया है। जैसे बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग के लिए हम आपको पता है तो अधिनियम लेकर आए थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम लेकर आए थे, इसके लिए कौन सा 1993, और एक अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये भी किस प्रकार का, सांविधिक यानी विधि निर्मित करके स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग है, इसको भी विधि निर्मित करके स्थापित किया गया है, संथानम समिति बनी थी इसके लिए। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना आयोग है, ये 2005 में एक्ट आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई, उस एक्ट के तहत गठित किया गया। लोकपाल आपको याद हो, अन्ना हजारे 2013 में आंदोलन किया था और उसके तहत बिल लेकर आए थे और लोकपाल का गठन इसके लिए किया गया। तो इस प्रकार के ये आयोग भी गठित इसके तहत किए गए। फिर आता है असंवैधानिक आयोग, हालांकि ये भी गैर संवैधानिक आयोग है, ध्यान रखना ये दोनों ही क्या होते हैं, ये भी सांविधिक और सांविधिक भी कौन से में आते हैं, ये भी गैर संवैधानिक है। ठीक है, इनको आपको बोलना है कि ये कार्यपालिका आदेश से गठित है तो गैर संवैधानिक, लेकिन कार्यपालिका आदेश के तहत इनका गठन होता है। और गठन की थोड़ी सी बात करूं तो एक तो इसमें दिया नीति आयोग, नीति आयोग में और योजना आयोग में थोड़ी सी नोटिस क्या चीज करनी है, योजना आयोग का गठन हुआ था कब, तो योजना आयोग का गठन हुआ है, मैं योजना आयोग की बात कर रहा हूं, तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और इसकी समाप्ति कब हो गई, योजना आयोग को समाप्त कब कर दिया, 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया। गठन होता है 15 मार्च 1950 को और इसको समाप्त कर दिया जाता है 13 अगस्त 2014 को। और गठन करने के बाद में वापस समाप्ति करने के बाद में किसका गठन होता है, तो फिर गठन होता है योजना नीति आयोग का। और नीति आयोग जिससे हमने बात की थी लोक नीति के तहत हमने पढ़ा था कि नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। कब होता है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या होता है, इसमें गठन होता है। ठीक है, तो ये चीज नोट करना, ये भी कार्यपालिका आदेश है। योजना आयोग के स्थान पे किसका गठन होता है, नीति आयोग का। पहले योजनाएं बनाने का काम होता था, अब क्या बनाते, नीतियां बनाते। तो नीति आयोग की मोस्टली यहां से कुछ चीजें कुछ बातें हमने नोटिस की। और नीति आयोग प्रमुख अगर हम हब की बात करें तो शिक्षा और नवाचार इसका प्रमुख हब है। शिक्षा और नवाचार यानी सरकार को नीति निर्माण में सहयोग करने का काम करता है कौन सा आयोग, नीति आयोग ये कार्य करता है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करें। अब हम बात करेंगे जो संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक या कार्यपालिका आदेश के तहत जो स्थापित आयोग है उसके संदर्भ में हम क्लास में चर्चा करेंगे। एक एक आयोग डीपली अच्छे से जबरदस्त और शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग। मैं इसको कह सकता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको कह सकते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहां से
सबसे पहली बात आती है कि यह आयोग किस प्रकार का है, यह संवैधानिक आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भारतीय संविधान की यानी संविधान में जिसका उल्लेख है, जिस आयोग का संविधान के किसी भाग, धारा, अनुच्छेद कहीं पर भी उल्लेख है तो वो आयोग किस प्रकार का होता है, वह संवैधानिक आयोग होता है। ठीक है, तो ये भी एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक निकाय इसको कह सकते हैं। दूसरा, कहां मिलेगा इसका उल्लेख, तो भारतीय संविधान में उल्लेख मिलेगा निर्वाचन आयोग भाग 15 में। देखो भाग 14 में किसका उल्लेख मिलता है, भाग 14 में उल्लेख मिलेगा अपने को किसका, भाग 14 में भारतीय संविधान का भाग 14 में मिलता है अपने 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इन सब का उल्लेख इसमें मिलता है। भाग 15 में अनुच्छेद 325 से लेकर 329 तक किसका उल्लेख मिलेगा, तो 325 से लेकर 329 तक उल्लेख मिलता है किसका, भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये चीज नोटिस करनी है। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। ठीक है, वर्तमान तक ये अस्तित्व में है। इसके स्वरूप में मानो कि आयुक्तों की संख्या में परिवर्तन जरूर हुई है, लेकिन वर्तमान तक ये अस्तित्व में है। ठीक है, तो 25 जनवरी से आप याद रख सकते हो कि 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया था और स्थापना कर दी गई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या कर दिया था, हमने लागू कर दिया था। और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। 24, 25, 26, 28 जनवरी मोस्टली आपको नोट करना है, सब 1950 की घटनाएं। 25 जनवरी को हम एक दिवस मनाते, कौन सा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी के दिन हमारे निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी, स्थापना, इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। पहली बार मतदाता दिवस मनाया गया था 2011 में, यानी स्थापना 1950 में होती है, लेकिन हम पहली बार मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो ये लगभग हम 61वें वर्ष आजादी की बात करें तो लगभग 60 साल बाद में ये मतदाता दिवस पहली बार मनाया। तो पहली बार मनाया था 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। इस समय भारत की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो ये भारत की राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा था, ये भारत की राष्ट्रपति बनी थी 2007 से 2012 तक। तो इस मतदाता दिवस से पहली बार मनाया था, तब भी भारत की राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति के पद पर थी। और प्रधानमंत्री कौन थे इस समय, तो इस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसमें भारतीय चुनाव आयोग का कौन सा स्थापना दिवस था, क्योंकि हम कहते हैं कि 1950 में स्थापना हुई, तो 2011 में चुनाव आयोग को कितने वर्ष कौन सा स्थापना दिवस आ गया था, 61वां स्थापना दिवस आ गया था। फिर अपने सवाल ये बनेगा कि वर्तमान में तो 2025 चल रहा है, तो 2025 वर्तमान में चल रहा है, तो 2025 को हमने कौन सा मतदाता दिवस मना लिया, हमने 15वां मतदाता, यानी 11, 12, 13, 15, यानी 11 से कंटिन्यू 25 तक आओ, तो 15वां मतदाता दिवस से हाल ही में 25 जनवरी 2025 को सभी भारतीयों ने मनाया है। ठीक है, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और इसकी 2025 की थीम, इस साल की थीम थी वोटिंग कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। ठीक है, हम वोट जरूर डालेंगे और कहा गया है कि वोटिंग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, वोटिंग कोई विशेष वर्डन नहीं है जिसको हम पाले, वोट नहीं कर सकते, वोट हम जरूर डालेंगे, यानी वोटिंग कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। 2025 की, 2024 की भी यही थीम थी, कंटिन्यू रखिए, ध्यान रखना। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को एक सदस्य आयोग था। जब इसकी स्थापना की गई थी हमारे पास में निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य हुआ करता था।
फिर यहां से थोड़ा सा बदलाव की शुरुआत होती है, कब जाके होती है। और इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब 1950 में बने थे सुकुमार सेन। किसको बनाया था निर्वाचन आयुक्त? एक ही सदस्य थे, और एक सदस्य था तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ही होगा, सदस्य होंगे नहीं, अन्य आयुक्त होंगे नहीं। और किसको बनाया था? सुकुमार सेन को भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 की बात है, और 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को हमने क्या कर दिया? 2 सदस्य और शामिल कर दिए। तो एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 अन्य आयुक्त हो गए। तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी इस समय? 3 सदस्य, यानी टोटल अध्यक्ष से 3 सदस्य हो गए थे, बना दिया। और कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया था इसको 3 सदस्य? वो समिति कौन सी थी? तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर बनाया था? तारकुंडे समिति की सिफारिश पर बनाया था। ठीक है, और इस समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे RVS पेरी शास्त्री नाम के जो व्यक्ति थे, वो भारत के क्या थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहे थे। किस समय? 16 अक्टूबर 1989 को, जब 3 सदस्य बनाया था। आर पेरी शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर थे। फिर 1 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया और पुनः इसको क्या कर दिया गया? एक सदस्य आयोग कर दिया गया। यानी जब इसको बहु सदस्य पहली बार बनाया तब भी पेरी शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, और जब वापस इसको एक सदस्य बनाया तब भी कौन थे? पेरी शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, ये बदलाव हुआ, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त में बदलाव नहीं हुआ। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पे आप ये चीज नोट करना है, जो पेरी शास्त्री है वो ऐसे समय में रहे थे जब भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्य था और बाद में बहु सदस्य बना और एक सदस्य बना। दोनों कंडीशन में उस समय ये निर्वाचन आयुक्त के पद पर थे। फिर देखो 1 अक्टूबर 1993, पहले देखो हमने क्या किया? 16 अक्टूबर 1989। तो 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1989 से लेकर इसको 1 अक्टूबर वापस हमने 89 से, यानी 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक हमने इसको कितना रखा था? इतने समय तक, लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 2.5 महीने के लगभग इसको यानी बहुत सदस्य रखा। फिर इसको 90 से लेकर हमने 93 तक क्या कर दिया? एक सदस्य वापस बना दिया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 को एक समिति बनती है, दिनेश गोस्वामी समिति। इस समिति ने सिफारिश की और पुनः हमने इसको क्या बना दिया? बहुत सदस्य बना दिया। बहुत सदस्य बना दिया तो एक तो अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें 3 सदस्य अध्यक्ष सहित करने का प्रावधान इसके तहत किया गया था। ठीक है, और उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें बने थे, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने थे? TN सेशन को बनाया था। कब? अक्टूबर 1993 में, जब इसको हमने वापस से चुनाव आयोग को बहुत सदस्य बनाया, उस समय ये बदलाव किए थे। भारतीय निर्वाचन आयोग, अब थोड़े से इसके गठन और संरचना की बात कर लेते हैं। ये एक प्रकार से वर्तमान की बात करें तो ये एक प्रकार की ऐसी निकाय है वर्तमान में जो क्या है? बहुत सदस्य निकाय है। ठीक है, बहुत सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों का उल्लेख इसमें है। एक तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और 2 इसमें अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं। एक नोट याद रखना है, निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। इसमें निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? निर्णय हमेशा इसमें बहुमत से लिए जाते हैं, यानी 3 सदस्य अध्यक्ष सहित है, तो 3 में से 2 सदस्य जिस पक्ष में हो गए, निर्णय उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो ये हमने पहले बात कर चुके हैं कि सुकुमार सेन को भारत का क्या बनाया था? प्रथम निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारत के वर्तमान यानी 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के। राजीव कुमार के स्थान पे किसको बनाया हाल ही में, और कब? 19 फरवरी 2025। इससे पहले राजीव कुमार थे, उनके स्थान पे ज्ञानेश कुमार को 19 फरवरी 2025 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्ति की गई है।
और वर्तमान में अन्य निर्वाचन आयुक्त, एक तो याद रखना, अन्य निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, दो व्यक्ति क्या है वर्तमान में अन्य निर्वाचन आयुक्त, यानी 3 का वर्तमान में 1+2 की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित टोटल अध्यक्ष सहित 3 सदस्य वर्तमान में है। भारत की एकमात्र महिला जो कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी, नाम क्या याद रखना है, VS रमा देवी। कितने समय के लिए बनी थी, सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो महिलाओं में ये 16 दिन का कार्यकाल रहा था इनका। एकमात्र महिला, वो भी कार्यवाहक के तौर पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन रह चुकी है, रमा देवी। भारत के एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा था, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और ये चीज नोट करना है, कौन थे, TN शेषन। कौन थे, TN शेषन, जिसने भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव इन्होंने लड़ा था। ठीक है, और याद रखना है जब इसको एक सदस्य तो बहुत सदस्य बनाए, उसमें TN शेषन ही क्या थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर थे। राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति कौन रहे, नगेंद्र सिंह, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर गए। और ये कहां के रहने वाले थे, ये डूंगरपुर के रहने वाले थे। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नगेंद्र सिंह जो डूंगरपुर के थे और वो क्या बने थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहां के, भारत के बने थे। ठीक है, फिर देखो, ये नगेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश रह चुके हैं। अब सवाल ये बनता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, उससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो सवाल यहां पर बनता है नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त है, दोनों की बात करें हम नियुक्ति की, तो दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, दोनों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है, यानी जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं वो सलाह देंगे, तो जिसकी सलाह देंगे उसी की राष्ट्रपति क्या करता है, इस पद पर नियुक्तियां करता है। तो मोस्टली ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, नोट करना है। कार्यकाल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की दोनों की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो वही मान्य होगा। यदि मान लो कि 60 वर्ष की आयु में नियुक्ति होती है तो पहले 65 वर्ष होगी या 6 वर्ष होगी, तो जो पहले होगा वही मान्य होगी। अगर 50 साल की आयु में नियुक्ति होती है तो 56 का होते ही क्या हो जाएगी, मानो की सेवानिवृत्ति आ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानो कि जैसे 63 साल का है फिर बनाया, तो जैसे 65 साल पहले आयु होगी उसी समय क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो हम एक चीज कह सकते हैं, हम एक चीज यहां पर कह सकते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले हो वही मान्य होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जिनमें से जो पहले हो वही मान्य होगा। यानी केंद्र में है तो दोनों के 6-6 वर्ष ही, लेकिन यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष तक रिटायरमेंट है और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की 62 वर्ष पे भी रिटायरमेंट हो जाती है। त्यागपत्र किसको देंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करके सेवा विमुक्त हो सकते हैं। त्यागपत्र तभी जाते हैं तब भी देते हैं जब समय से पहले पद छोड़ना होता हो। पद से हटाना एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उनके अध्यक्ष सदस्य यानी आयुक्त मुख्य और अन्य के हटाने की प्रक्रिया क्या है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त उनको भी पद से कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटाता है। राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसमें भी राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसको भी हटाने का पावर किसके पास में, राष्ट्रपति के पास है। नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाएगा कौन, तो हटाने का अधिकार किसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में होता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। मैं सीधी भाषा में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद क्या करे, यानी एक तो हटाएगा कौन, संसद। और संसद कैसे हटाएगी, तो संसद द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, महाभियोग प्रस्ताव।
न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या लाती है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। और महाभियोग प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो संसद क्या कर सकते हैं, जैसे हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, जैसे हम मान लो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं, तो जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, और वही प्रक्रिया किसको हटाने के लिए लाई जाती है, वही इनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। यानी राष्ट्रपति, अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अन्य आयुक्तों को तो हटाने का अधिकार किसके पास में, राष्ट्रपति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास में, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार भारतीय संसद ही हटा सकती है, अन्यथा वो इस पद से हटाए नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ष 2019 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने अन्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को हटाने के लिए तात्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सिफारिश की, लेकिन नहीं हटाया गया। देखो 2009 में क्या हुआ था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है एन गोपाल स्वामी, उन्होंने अन्य निर्वाचन आयुक्त किसको, नवीन चावला को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनको नहीं हटाया। इससे पता चलता है कि सिफारिश हो सकती है, अब हटाना नहीं हटाना वो भी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, वेतन और भत्तों की जहां से हम बात करें तो वेतन भत्ते, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति यानी मुख्य और अन्य आयुक्तों के वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो उसका वेतन कितना होता है, 2,50,000 रुपए होता है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन भी कितना होता है, 2,50,000 रुपए। समान रूप से इनको वेतन दिए जाते हैं, और प्लस इसके साथ में भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। एक नोट याद रखना है, यहां से मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। यानी सीधी भाषा में इस वेतन की बात करें तो ये चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तो इनको वेतन मिलता है 2,50,000 रुपए। और यही वेतन किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश होता है उसका भी इतना ही वेतन होता है 2,50,000, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो वो होता है 2,80,000 रुपए। अन्य न्यायाधीशों का कितना होता है, 2,50,000 रुपए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपए। तो मैं एक चीज कहूं तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के तो अदर जज है, सॉरी 2,80,000। फिर अदर जज है ना, उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपए। ठीक है, हाईकोर्ट जो होता है, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस यानी सीजे है उसका वेतन कितना होता है, 2,50,000 रुपए। और हाईकोर्ट के जो अदर जज है उनका वेतन होता है 2,25,000 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि उच्च सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अन्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन, तो दोनों का 2.5 लाख रुपए। और ये वेतन किसका होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का होता है। ठीक है, एक बार नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब इसका सीधा सा ये समझना है आपको कि एक बार नियुक्ति होने के बाद में आप कटौती इन वेतन भत्तों में नहीं कर सकते। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कटौती करने का अधिकार आपके पास में इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए विशेष योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। सामान्यतः आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को इस पद पर मुख्य और अन्य आयुक्त बनाया जाता है। हालांकि संविधान में ऐसा कुछ भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य निर्वाचन आयुक्त है तो उनका वेतन कितना होगा, उनके भत्ते वगैरह, सॉरी उनके लिए योग्यताएं क्या होगी, इस योग्यता का विशेष तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। लेकिन क्या नोट करोगे, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों में से किसी एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। ठीक है, पॉइंट ये नोट करना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसका अगर पद रिक्त हो गया
तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अन्य निर्वाचन आयुक्तों में से किसी एक को क्या बना सकते हैं, वरिष्ठता के आधार पर चाहे तो उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पे नियुक्ति कर सकते हैं। ये कार्यवाहक के तौर पे होती है। जैसे रमा देवी को बनाया गया था तो कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही बनाया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते व शक्तियां एक समान है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु इनको हटाने की प्रक्रिया अलग अलग है। वेतन भत्ते सुविधाएं शक्तियां पावर सब एक समान है, लेकिन वेतन की बात करें तो बराबर है, कोई बात नहीं। एक तो रिटायरमेंट की आयु क्या है 6 वर्ष, या मुख्य की तो क्या है 65 वर्ष है, अन्य की कितनी 62 वर्ष है। तो एक तो इनके लिए सेवानिवृत्ति आयु अलग अलग है। दूसरी बात, हटाने की प्रक्रिया अलग है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ता है, और अन्य आयुक्तों को हटाने के लिए राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त की परामर्श के बाद ही क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है। तो प्रोसेस अलग अलग होता है इसका, ठीक है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति व राज्यपाल जारी करते हैं, लेकिन चुनावी तिथियों का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। देखो, अधिसूचना का मतलब क्या, नोटिफिकेशन राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं, लेकिन चुनावी जो तिथियां होती है, चुनावी तिथियों का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। डेट है ना, वो फिक्स कौन करता है, ये फिक्स करने का। देखो, आपने जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव के पहले भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या करता है, ये बताता है कि चुनाव किस समय और किस आधार पे होंगे, यानी कौन से चुनाव है, कौन से उपचुनाव है, कब होंगे, ये तिथियां वगैरह घोषित करते हैं। फिर उस राज्य का राष्ट्रपति, उस मानो कि भारत का राष्ट्रपति है, उस राज्य के राज्यपाल, ये क्या करते हैं, इनसे विधानसभा के चुनाव है तो उनसे नोटिफिकेशन निकलवाएंगे, और राज्यसभा के, मान लो लोकसभा वगैरह सेंटर के चुनाव है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना जारी करवाई जाती है। किसके लिए, तो ये जारी करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं, और चुनावी तिथियों का घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। नोटिफिकेशन निकालते हैं कि ये इस आधार पर फॉर्म और सारी बायोडाटा इस प्रकार से होनी है, ठीक है। चुनाव समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रसार बंद कर दिए जाता है। 48 घंटे पहले क्या करते हैं, चुनावों का प्रचार करना, प्रसार करना, इन सब पर रोक लगा दी जाती है। किसके द्वारा, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ये कार्य भी किया जाता है। फिर देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना। पहला काम तो क्या होता है इनका, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना पहला कार्य, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न प्रकार के चुनाव करवाए जाते हैं। यानी निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव करवाता है, तो ये देखो, राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, लोकसभा सदस्यों के चुनाव करवाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है, विधानसभा सदस्यों के चुनाव, यानी विधानसभा के सभी चुनाव है, विधान परिषदों के चुनाव है। ये चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या, यानी राज्य निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग याद रखना है, ये स्थानीय निकाय जिसमें पंचायती राज और नगर पालिकाएं आती है, उनके चुनाव करवाना इनका कार्य होता है। स्थानीय, याद रखना, इसमें स्थानीय निकाय और पंचायती राज और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं, तो वो करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। फिर याद रखना, नंबर दूसरी की बात करें तो एक काम ये होता है कि मतदाता सूचियां तैयार करना तथा उन्हें संशोधित करना, नाम जोड़ना, हटाना। मतदाता सूचियों को तैयार करने का काम होता है भारतीय निर्वाचन आयोग का, ठीक है। पंचायतों के चुनाव वगैरह आते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन जो राज्य का होता है वो भी अपडेट करने का कार्य करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, जैसे राजनीतिक दल है उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करते हैं, तो वही भारतीय निर्वाचन आयोग ही आवंटित करता है। तथा चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद होते हैं उनके निर्णय भी भारतीय निर्वाचन आयोग। आपने कभी कभी देखा है कि कुछ राज्य में कुछ राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड होती है जो राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होती है, लेकिन भारत के यहाँ से हम बात करें तो कुछ राष्ट्रीय पार्टियां भी होती है। अब कभी कभार क्या होता है कि राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का चुनाव चिन्ह सेम हो जाता है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग को क्या करना पड़ता है, चुनाव चिन्ह यहाँ पर विवाद की स्थिति हो उनको सुलझाना पड़ेगा। यानी राष्ट्रीय पार्टी कहां पर है वो, तो उसको उस आधार पर, और राज्य पार्टी कहां पर है तो उसको उस आधार पर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य किया जाता है। चुनाव चिन्ह इसलिए जारी किए जाते हैं
क्योंकि सब मतदाता भारत में आज हम बात करें तो सारे पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, तो वो चिन्ह के आधार पर भी वोट दे सके, इसलिए चुनाव चिन्ह की घोषणा यानी आवंटित होते हैं। चुनाव चिन्ह का उद्देश्य निरक्षर मतदाताओं को चुनावी रूप से साक्षर करना। भारत में चुनाव चिन्ह के जनक थे एम.एस. सेठी। भारत में चुनाव चिन्ह के जनक कौन थे? एम.एस. सेठी। याद रखना, जिस समय भारत में पहली बार 1951-52 में जो चुनाव हुए थे, 1951-52 के चुनावों के समय हमारे पास से मतपेटियां थी, लोहे की बहुत सारी बनाई हुई थी, मतपत्र, स्याही, चुनाव आयोग की मोहर जो मानो विश्वासी के प्रकार की लगभग होती है, मोहर वगैरह आवंटित करना। और दूसरी खास बात, हमारे पास में जो चुनाव अधिकारी वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान से जो गए थे, उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी। हमने ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल ये साधन दिए थे चुनाव अधिकारियों को चुनावी स्थान पे पहुंचने के लिए। और चुनाव कहाँ करवाए गए? चुनाव ऐसे स्थान पे करवाए गए जहां मान लो या तो कच्चे घर मिले, झोपड़ियां वगैरह, ऐसे स्थानों पे चुनाव पहली बार 1952 के हुए थे। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की, बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र में मेहनत की कार्य किए। फिर देखो, उम्मीदवारों के अधिकतम खर्चगारी का निर्धारण करना। अधिकतम जो खर्च है उस खर्च का क्या करना? निर्धारण करना। वे अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं, एक सांसद कितना खर्च कर सकता है, एक विधायक कितना खर्च कर सकता है। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज नोट करना है। ये क्या नोट करोगे कि वर्तमान में एक सांसद कितना खर्च करता है और वर्तमान में एक विधानसभा सदस्य कितना खर्च कर सकता है। एक विधानसभा सदस्य के चुनाव की बात करें तो अधिकतम यानी पहले 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था, लेकिन वर्तमान में अधिकतम कितने रुपए खर्च कर सकता है? आपसे ये पूछेंगे कि लोकसभा सदस्य अधिकतम कितने रुपए खर्च कर सकता है, कितने रुपए चुनाव में खर्च कर सकता है? तो 95 लाख तक। अगर कोई राज्य जिसकी जनसंख्या जैसे गोवा, सिक्किम वगैरह छोटे राज्य है तो उसमें अधिकतम 70 लाख है। पहले 54 लाख से 70 लाख कर दी, पहले यहाँ 70 लाख थी, यदि बड़े राज्यों में वो 95 लाख कर दी गई है। विधानसभा सदस्यों की बात करें यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिसकी बात करें, के चुनाव में 28 लाख पहले था, अब बढ़ाकर कितने रुपए खर्च कर दिया? यानी एक तो सीधी भाषा में याद रखना, तो एक जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको एमएलए एमपी करना ना। एमपी लोकसभा सदस्य है, अधिकतम कितने रुपए खर्च कर सकता है? तो 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। और एक एमएलए जो होता है वो अधिकतम कितने खर्च कर सकता है? अधिकतम 40 लाख रुपए तक एक चुनाव में खर्च कर सकता है। ठीक है, ये बड़े राज्यों की अधिकतम बात करें तो बड़े राज्य आएंगे, छोटे राज्यों की बात करें तो ये 95 लाख की जगह 70 लाख कर देते हैं और ये 20 लाख की जगह 28 लाख छोटे राज्य कर देते हैं। लेकिन एक नोट याद रखना, क्या है? राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा कोई सीमा राशि नहीं होती है। यानी चुनाव कैंडिडेट है ना, वो खर्च कर सकते हैं एक लिमिट तक, लेकिन राजनीतिक दल है वो अनलिमिटेड खर्च कर सकते हैं, उनका ब्यौरा की कोई विशेष सीमा नहीं हो, कितने खर्च कर सकते हैं राजनीतिक दल, तो ये उनके लिए विशेष प्रकार की छूट भी दी गई है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल का दर्जा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। अगला कार्य क्या है? जो राजनीतिक दल होता है उसको राज्य दल का दर्जा दिया जाता है या उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। ये दर्जा देने का काम किसका होता है? ये भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि किसी को कौन से दल का दर्जा देना है। ठीक है, तो एक तो नोट करना है कि अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय दल का दर्जा निम्न आधार पर दिया जाता है। निम्न आधार का मतलब हो गया कि इस आधार पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। कब? तो इसमें दिया जाता है पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट हासिल किए। यानी इससे पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का, वैलिड वोटों में से 6% वोट अगर उसने हासिल किए तो, या और साथ में 4 सीटें हासिल की हो, तो कम से कम 4 राज्यों में, कहां पर? 4 सीटें 4 राज्यों में अगर हासिल किए और 6% वोट हासिल किए तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, या अगर यह शर्त नहीं है तो दूसरी शर्त देखो, पिछले लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटें
कुल सीटें कितनी है, तो हमारे पास में 543 में से 550 अधिकतम है, ठीक है। अब वो भी नहीं है, 545 होती है, अब वर्तमान में 543 निर्वाचित है। तो इसमें से बात करें कुल सीटों में से, अगर मैं बात करूं तो 2% सीटें जो लगभग कितनी होती है, 11 सीटें होती है प्राप्त की हो, और कम से कम 3 राज्यों में, कितने राज्यों में, यानी कम से कम 2% सीटें, यानी मैं सीधी भाषा में बात करूं तो 11 लोकसभा सीटें प्राप्त की हो, कम से कम 1 2 3 राज्यों में चुनाव जीते हो, ठीक है। ये 11 सीटें तब दे सकते हैं। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, या क्या होना चाहिए, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये 4 राज्य, 4 राज्यों में कौन सा दर्जा प्राप्त है, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। फिर बात आती है राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाले प्रमुख, यानी प्राप्ति शर्तें क्या होती है, प्रमुख रूप से याद रखना, राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, इस शर्त की अगर मैं बात करूं तो यहां से पॉइंट नोट करना है, ठीक है। देखो इसमें पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत और 2 सीटें प्राप्त की हो, यानी जो पिछले आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, उन आम विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट, यानी टोटल वोट जितने पड़े उसका 6% वोट हासिल किया, या 2 सीटें प्राप्त की हो, या कितनी सीटें प्राप्त की हो, 2 सीटें प्राप्त की हो, या इसमें से भी नहीं है तो कुल वैध मतों का 8% वोट हासिल किया। 6% और 2 सीटें जरूरी है, अगर ये नहीं है शर्त तो टोटल मत जितने हुए उसमें से आपको कितने परसेंट वोट मिले, वैध में से, वैलिड में से 8%। चलो ये शर्त भी नहीं है तो कुल विधानसभा सीटों में 3% या 3 सीटें जो ज्यादा हो वो ही सीटें प्राप्त की हो। अब जैसे राजस्थान की विधानसभा सीटें हैं 200, तो 200 की विधानसभा सीटों के 3% कितनी होती है, 6 सीटें होती है, और 3 कितनी होती है, तो 3 ही होती है, तो 6 सीटें अगर हासिल करते हैं तो उसको राज्य दल का दर्जा मिल सकता है, यानी कंटिन्यू रह सकता है। फिर देखो लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, यानी लोकसभा चुनाव में कुल वैध मत पड़े ना, उसमें 6% वोट हासिल की हो, या और कम से कम 1 लोकसभा सीट प्राप्त की हो, कम से कम 25 लोकसभा सीटों पर कितनी सीटें मिली हो उसे, 1 लोकसभा सीट प्राप्त की हो, अगर ये कंडीशन है तो उसको क्या मिल जाएगी, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको क्या करना है, नोट करना है। और दूसरी बात मैं यहां से करूं तो अगर देखो बात करें तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, स्थगित कर सकता है, और पुनः क्या कर सकता है इसमें, स्थगित कर सकता है और पुनः निर्वाचन भी करवा सकता है। तो वर्तमान की जैसे मैं बात करूं, वर्तमान भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में भारत में है, ठीक है। अब इसमें हम आसानी से देख सकते हैं, चलो हम बात करें तो जैसे शॉर्ट तरीके से बात करें तो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे बड़ी पार्टियों में एक तो पार्टी आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सत्ता में है, एक पार्टी आ जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी इसको बोलते हैं, ठीक है, और एक पार्टी आ जाएगी अपने बहुजन समाजवादी, बीएसपी जिसको बोलते हैं, एक राजनीतिक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, और मार्क्सवादी याद रखना इसमें, ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी है जिसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी, आप पार्टी जिसे कहा जाता है, और एक याद रखना है नेशनल पीपुल्स पार्टी।
वर्तमान में 6 राजनीतिक पार्टी है जिसको किसका दर्जा मिला हुआ है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। पुरानी पार्टियों की बात करें तो सबसे पहले पार्टी आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी इसको बोलते हैं, 1885 में स्थापित हुई थी। भाजपा की स्थापना वैसे याद करें तो 1980 में हुई है। और यहां से याद रखना सीपीआईएम की स्थापना होती है 1964 में। इससे पहले ये सीपीआई पार्टी थी, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में स्थापित हुई। उसके 2 भाग हुए थे 1964 में लगभग, और उसके एक अहम यानी मार्क्सवादी पार्टी बन गई थी। ठीक है, बसपा तो आई थी 1984 के लगभग। आम आदमी पार्टी आपको पता है तो ये 2013 में चुनाव हुए, सॉरी लोकपाल को लेकर आंदोलन हुए, उसके बाद में गठित हुई थी 2014-15 के लगभग ये पार्टी आती है, 19 के लगभग इनको दर्जा मिलता है। नेशनल पीपुल्स पार्टी बहुत नई पार्टी है, दोनों नई पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ वर्तमान में है। 6 राष्ट्रीय पार्टियां वर्तमान में भारत में है। फिर देखो, प्रत्येक जनगणना के बाद में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करवाता है, ये भी निर्वाचन आयोग करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी इनके पास में जैसे न्यायपालिका की भी शक्तियां प्राप्त होती है, क्योंकि ये चुनाव करवाते हैं स्वतंत्र रूप से, चुनाव स्थगित कर सकते हैं, पुनः चुनाव करवा सकते हैं, तो पावर इनके पास में निर्णय लेने का, न्याय करने का भी है। कुछ अनुच्छेद है जिसको आपको नोटिस करना है, 103 और 192। इसमें सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। कुछ चुनाव में भ्रष्टाचार गड़बड़ी के आधार पर अयोग्य राष्ट्रपति घोषित करता है, लेकिन राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, कौन देता है, भारतीय निर्वाचन आयोग देता है। इसके परामर्श के बाद में इनको क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 192 इसमें विधायकों यानी एमएलए को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य राज्यपाल घोषित करता है, लेकिन राज्यपाल को भी अनुच्छेद 192 के तहत परामर्श कौन देता है, भारतीय, इसमें परामर्श भारतीय निर्वाचन आयोग, सॉरी हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको परामर्श देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग 3 प्रकार के चुनाव करवाता है। एक तो चुनाव करवाता है जिसको हम बोलते हैं आम चुनाव, प्रत्येक 5 साल बाद होने वाले चुनाव होते हैं, जो 5 साल पूरे अगर विधानसभा के और लोकसभा के पूरे 5 साल हो गए तो ये आम चुनाव होते हैं। एक चुनाव होते हैं इसको बोलते हैं मध्य अवधि चुनाव। मध्य अवधि तब होते हैं जब लोकसभा या विधानसभा समय से पहले क्या हो जाए, भंग हो जाए, भंग हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, भंग होने पर वापस चुनाव होते हैं जो मध्य अवधि होंगे, लेकिन पूरे 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। पूरे कितने समय के लिए होते हैं, 5 साल के लिए। ठीक है, और तीसरे चुनाव होते हैं इसको बोलते हैं उपचुनाव। कोई सीट रिक्त होने पर, कैसे, त्यागपत्र देने पर, निधन होने पर या सजा होने पर, किसी अगर प्रत्याशी की सीट रिक्त होती है तो वहां पर यानी वापस उपचुनाव होते हैं। और ये उपचुनाव हमेशा याद रखना कि शेष कार्यकाल के लिए होते हैं, यानी जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बीच में सीट खाली होगी तो उपचुनाव होते हैं, तो उपचुनाव कितने समय के लिए होंगे, शेष अवधि के लिए उपचुनाव होते हैं। ठीक है, फिर भारतीय निर्वाचन आयोग की थोड़ी सी बात करें, 324 से लेकर 335 तक है, और 24 में अब अनुच्छेद की बात करें तो देखो 324 कहता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अनुच्छेद एक निर्वाचन आयोग होगा जो चुनावों का अधीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करेगा, निर्देशन नियंत्रण करेगा। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव संपन्न करवाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग को सरकारी मशीनरी उपलब्ध करवाए, यानी शिक्षक वगैरह, टीचर्स वगैरह, गाड़ियां वगैरह, सुविधाएं वगैरह, ये सारे चुनाव आयोग को समय समय पर उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है, भारतीय निर्वाचन आयोग का। 325 अनुच्छेद कहता है कि लिंग, धर्म, जाति के आधार पर ना तो किसी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा और ना ही हटाया जाता है। 326 अनुच्छेद कहता है 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकृत नहीं है, चित्त विकृत नहीं है, संसद द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया, इनको छोड़कर प्रत्येक नागरिक का मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, प्रत्येक मतदाता क्या कर सकता है, मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करवा सकता है। लेकिन हमने 61वां संविधान संशोधन किया था, यह संशोधन तो होता है याद रखना 1988 में, और इसको लागू किया था 1989 में। तो इसके तहत उससे प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी थे। इसके तहत मत देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दिया गया। मतदान की आयु है वह 21 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया, 18 वर्ष कर दिया।
जबकि हमारे संविधान लागू होने के बाद में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो आता है ना, उसके तहत इनकी आयु कितनी थी, इस समय इनकी आयु 21 वर्ष रखी गई। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, यानी विधि निर्मित करके अधिकार प्रदान किया गया, संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार नहीं होता ये, और ये मूल अधिकार भी नहीं है, मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। और संवैधानिक अधिकार है, संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है कि आप वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार हमें किसके तहत मिलता है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम आता है 1951, उसके तहत वोट देने का अधिकार मिलता है। जबकि ये आपको मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने का अधिकार अनुच्छेद 326 में दिया गया कि आप वोट देने मतदाता के रूप में रजिस्टर हो सकते हो। ठीक है, 327 के तहत संसद चुनाव संबंधी कानून बना सकती है। 327 में ये उल्लेख है, संसद के पास में अधिकार है कि चुनाव संबंधी अधिनियम बना सकती है। इसके लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था 1951, और प्रीसिमन आयोग है, आर्टिकल 82 और 327 के तहत प्रीसिमन आयोग का गठन किया जाता है। ये मुद्दा आपको याद होता, प्रीसिमन वाला अभी थोड़ा चर्चा में है, क्योंकि हमने 84वां संविधान संशोधन किया था 2001 में। उसके तहत हमने कहा था कि हमारे जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं 2026 तक यथावत रहेगी। अब 25 चल रहा है तो 26 में सीटों का परिसीमन होना है, लेकिन इसमें यह भी था कि हमारी नवीनतम जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो हमारी अभी तक जनगणना 2011 वाली हुई है, 2021 की कोई जनगणना अभी तक हम नहीं करवा पाए। तो या तो सवाल ये बनता है कि 2031 की जनगणना का वेट करो, या फिर 2025 में क्या करवा दो, जनगणना करवा, ताकि आपको इस परिसीमन का फायदा उठा सके। कोशिश ये रहेगी 2025 में आंकड़े दे, ताकि आने वाली सरकार है वो अपने हिसाब से थोड़ा परिसीमन कर सके। ठीक है, ये चीज नोट करनी है। अनुच्छेद 328 के तहत विधानमंडल चुनाव संबंधी कानून बना सकते हैं। विधानमंडल के पास में पावर होता है कि वो निर्वाचन संबंधी भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और 329 के तहत चुनाव संबंधी मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं करेगी, या निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होते हैं उसमें न्यायपालिका क्या नहीं करेगी, अपनी भागीदारी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये मोस्टली कुछ बातें, कुछ जानकारी किसके संदर्भ में थी, तो हमने एक पहला आयोग पढ़ा, इसमें हम बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण तथ्य के बारे में इसमें नोट करना। एक चीज मैं यहां से आपको नोटिस करवा दूं कि राजस्थान की जांच से बात करें, राजस्थान में 2 राजनीतिक दल है। इन 2 राजनीतिक दल को कौन सा दर्जा प्राप्त है, राज्य दल का दर्जा प्राप्त है। एक तो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और एक याद रखना भारतीय आदिवासी पार्टी। इसको दर्जा मिला था 2019 में, और भारतीय आदिवासी पार्टी को दर्जा मिला था 2025 जनवरी में। जून 2019 में राज्य पार्टी का दर्जा मिला आरएलपी को, और भारतीय आदिवासी पार्टी इसको दर्जा मिला जनवरी 2025 में। चुनाव चिन्ह है हॉकी और बॉल भारतीय आदिवासी पार्टी का, और पानी की बोतल है चुनाव चिन्ह है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिसको 2019। 2 राजनीतिक पार्टी राजस्थान की ऐसी है जिनको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो रखा है। बाकी अपने यहाँ पर राज्य पार्टी दर्जा प्राप्त नहीं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां जो सेंटर में है वो सभी राज्यों में समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार रखती है। ठीक है, बाकी क्षेत्रीय दल भी बहुत सारे हैं राजस्थान में। तो इसी प्रकार से हम आपके साथ में बहुत सारे अब बाकी आयोग भी वो भी करेंगे अगले क्लास में। तो इसी प्रकार से बने रहिए, जुड़े रहिए, मस्त और जबरदस्त तैयारी करते रहिए। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार साथियों।